नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पी सी एस अकेडमी में। और जो कि आपकी आगामी परीक्षा है यूपी पी सी एस जे की, तो आप कुमार सर के द्वारा जो आपके लिए रिवीजन क्लास लाई जा रही है घटना चक्र बुक के माध्यम से, तो उसी में जो आपका एक पार्ट है पॉलिटी का, तो उस जो पार्ट है वो आज से मैं आपका रिवीजन करवाऊँगा, जो कि आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं घटना चक्र बुक में। तो जो भी प्रीवियस ईयर अभी तक आए हुए हैं, तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो आज से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारा, हम लोग मूल अधिकार से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा के जो अधिकतर अधिकार हैं वो किसमें सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है भाग 3 और 4 में, भाग 1 और 5 में, या फिर 8 में, या फिर अनुच्छेद 308 से 311 में। तो किसमें आपके सार्वभौम घोषणा के अधिकार दिए हुए हैं? तो ये जो है आपके भाग 3 और भाग 4 में दिए हैं। भाग 3 में क्या लिखा हुआ है? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में जो है वो नीति निर्देशक तत्व आपके दिए हुए हैं। और जो बाध्य कौन से होते हैं? हमारे मौलिक अधिकार बाध्य होते हैं सरकार के ऊपर, और भाग 4 में जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से लागू करती है समय समय पर। तो इन दोनों ही भागों में दिए हुए हैं हमारे अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? किसकी? न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। तो इसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, या फिर विदेशी राज्यों से संधियाँ। तो कौन सी जो है न्यायालय के द्वारा की जा सकती है व्यवस्था? तो जब हमारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, सरकार के खिलाफ में, या फिर कोई और जो है संस्था अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हम लोग जाते हैं न्यायालय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार के रूप में संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके अंतर्गत जो है आपका शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बना दिया गया था। देखिए यहाँ पे आपको जो है इस एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको रिवीजन क्लास के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो एक्सप्लेन नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना है तो वो मैं कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा के निम्नलिखित संदर्भ में सुसंगत कौन सा है? राज्य की परिभाषा के संदर्भ में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान के केवल भाग एवं 3 एवं 4 में जो है राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में से सुसंगत है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपका संविधान का जो भाग 3 और 4 है, यहाँ पर क्या है, आपके जो आर्टिकल दिए हुए हैं, अगर इसमें देखें तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, किस भाग 3 में? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। और भाग 4 में जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या है कि 36 जो आपका आर्टिकल है उसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? देखिए जो न्यायालय होता है ये आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी आपके ऑप्शन जो हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। राज्य के अंतर्गत जो है न्यायपालिका भी जो है सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार के आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्णित बाद में दिया गया। देखिए पहले क्या था, राज्य के अंदर जो है न्यायपालिका नहीं आती थी, उसके बाद में एक जो है बाद आया, तो उस बात के दौरान उसके बाद के आफ्टर में तो राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका भी आने लगी। तो वही बात कौन सा है यहाँ पे आपके ऑप्शन में पूछा गया था, तो आप वो कौन सा है? AR अंतुल्य बनाम RS नायक जो बात था, इसके अंतर्गत न्यायालय को भी राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि एक हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो वो कौन सा बात था? तो वो आपका बात था जो नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य था। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि एक हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन राज्य नहीं है? आपके ऑप्शन है
तो इसमें जो CSIR जो है वो एक जो संस्था है वो जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आएगी। बाकी आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय नगर महापालिका संसद जो है ये राज्य के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है कौन राज्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो NCERT है ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। जीवन बीमा निगम, दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत का स्टेट बैंक ये राज्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से जो आपका ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन है ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी बकरतुल्ला विश्वविद्यालय, भारत सरकार एवं संसद भी आएगी, भोपाल का जो नगर निगम है ये सारी संस्थाएं जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं राज्य की डेफिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के यानी 12 के अनुसार या उसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाएगा। तो कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत जीवन बीमा निगम जो LIC है ये इसके अंतर्गत राज्य मानी जाएगी। देखिए ये विभिन्न परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं। PCSJ हो गया, PCS में भी जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। तो इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो आपका दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो है वो राज्य की परिधि के अंतर्गत आएगा, बाकी ये संस्थान नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 तो हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन जो है राज्य है। तो इसमें राज्य पूछा गया है कि तो इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन है नेशनल बुक ट्रस्ट या फिर स्टेट जो काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर NCERT, राजीव गांधी बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज जो कि दी हुई हैं। तो इनमें से कौन सा जो है राज्य की अवधारणा में आएगा। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो राज्य के परिभाषा में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए ऑप्शन में तो यहाँ पे आंसर नहीं, तो इसमें थोड़ी सी विवाद है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या था कि उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के बाद के अनुसार जो है सरकारी कंपनियां राज्य हैं। इस प्रकार जो है दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक राज्य है। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का जो बात था उसमें क्या था कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को राज्य माना गया है। उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम राधेश्याम राय जो 2009 का बाद है उसमें क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान को उच्चतम न्यायालय के द्वारा राज्य घोषित किया गया। इस प्रकार कोई भी विकल्प सही नहीं है, अर्थात सभी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो जो भी आपके ऑप्शन है ये सारे जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। देखिए समय समय पर जो है कोर्ट बदलती रहती है, क्या राज्य के अंतर्गत आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये चीज़ें समय समय पर चेंज होती रहती हैं। अगला देखते हैं कि मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो क्या इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। तो कौन सा नहीं आएगा, आपके ऑप्शन थे। तो इसमें जो आपका एक भगवान की मूर्ति है वो नहीं आएगी, बाकी केंद्रीय सरकार, पटना विश्वविद्यालय, राज्य सरकार ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें भी वही है। तो इसमें आपके जो एक भागीदारी फर्म और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो है ये दोनों ही राज्य की परिधि में नहीं आते। बाकी भारत संचार निगम लिमिटेड एक सहकारी समिति ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित जो उल्लिखित राज्य की अवधारणा में शामिल है। तो इनमें से कौन कौन से शामिल हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि रेलवे बोर्ड, विश्वविद्यालय, न्यायपालिका या फिर ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी जो है राज्य की परिधि के अंतर्गत या फिर उसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ इलैप्स या फिर लैप्स
इक्लिप्स इज इन रिगार्ड टू द आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल है आपके? ऑप्शन है 105, 246, 245 या फिर डी 13। तो कौन सा आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर 13 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इन द रिगार्ड ऑफ आर्टिकल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि सही उत्तर बताइए। अधित्यजन करना अनुज्ञेय है, तो इसमें सही कथन आपको जो है देखना था। तो इसमें आपका जो है कि किसी भी मूल अधिकार का नहीं, इसमें अधित्यजन करना अनुज्ञेय है। तो किसका? वही है कि इसमें क्या नाम, आप इस तरीके से कहते हैं कि इसका जो है किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इस पर थोड़ी सी भाषा की समस्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो आपकी लैंग्वेज दी है वो थोड़ी सी टफ है। तो यहाँ पे वही है कि मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, यही बात इसमें कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? आपकी जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है, हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा। और चलिए यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। संघीय व्यवस्था कनाडा से। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्यी विनिर्माण का सिद्धांत निम्न बाद में लागू किया था। तो कौन सा बात था? तो वो आपका बात था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो है मैच करने थे, तो चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चलिए एक एक करके मैच करते हैं। तो जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाला है, तो इसमें जो किस चीज़ को लेकर ये फोकस पे था, तो ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर जो है इसमें प्रावधान थे। और ज्ञान कौर बनाम पंजाब की बात करें तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर जो है केस चला था, तो इससे संबंधित केस था। और एएस जो नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो था, इसमें किस बात पे चर्चा हुई थी? धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। और भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो है आच्छादन का जो सिद्धांत है, अनुच्छेद 13 हमारा जो है भारतीय संविधान का, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संविधान के अधीन जो है ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसमें लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत किसमें लागू होता है? तो ये आपका लागू हो जाता है सभी विधियों को, चाहे संविधान के पूर्व की हो या फिर पश्चात की हो। तो ग्रहण का सिद्धांत सभी पर लागू होगा। आगे देखते हैं। तो ग्रहण का सिद्धांत थोड़ा सा चलिए मैं बता देता हूँ कि ग्रहण का सिद्धांत सभी विधियों पर, चाहे वे संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो। दुलारे लोध बनाम जो थर्ड एडिशनल जज कानपुर केस जो था 1985 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया था, आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू होता है, भले ही वे नागरिकों से संबंधित क्यों ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बात जो है आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? तो आच्छादन के सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? तो इसमें आपके ऑप्शन है भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, केशव माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य, और जो है आपके, तो इसमें जो आपके ऑप्शन है केशव माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा था? तो इसमें जो आपका था भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो बात था वो आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित था। अभी हम लोग ऊपर से मैचिंग भी इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 13 आच्छादन का सिद्धांत। इसमें लिखा है कि अगर कोई भी कानून या फिर विधि जो है मूल अधिकारों के असंगत, उनकी अल्पीकरण या फिर उनको कम करने की कोई विधि अगर बनाई जाती है तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत के संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है कि कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय, या फिर उच्चतम और उच्च दोनों ही न्यायालयों में। तो किस में दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि क्या कोई विधिक व्यक्ति भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन कर सकता है? तो आपके ऑप्शन क्या? तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति जो है
भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता जो है अर्जित कर सकता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या इसमें सही हो जाएगा या नहीं? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है और वह भारत में जन्मा तथा उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो या जो इस संविधान के लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। तो इस वजह से जो है नागरिकता अर्जन कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन जो करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है? अनुच्छेद जो है 13 के तहत ये हो सकता है न्यायिक पुनरावलोकन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा, अनुच्छेद 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि अनुच्छेद 13(3) का ए जो क्लॉज है के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है। तो विधि में क्या समाविष्ट है? तो इसमें जो है कोई भी अध्यादेश हो गया, आदेश हो गया, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना या फिर रूढ़ी, कोई भी प्रथा है, तो ये सभी जो है विधि के अंतर्गत समाविष्ट या फिर उसमें दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए अर्थ के अनुसार निम्न में से क्या कानून नहीं है? तो इसमें पूछा है कि ये क्या चीज़ जो है कानून नहीं। अध्यादेश, नियम और अधिसूचना भी हम लोग देख चुके हैं, ये कानून के अंतर्गत आते हैं। सरकारी जो परिपत्र होंगे वो कानून के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया। तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए ही ठीक है कि व्यवस्थापिका द्वारा, देखिए व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधन किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारता संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। न्याय पुनरावलोकन में ये होता है कि जैसे कि हमारी जो व्यवस्थापिका क्या होती है, संसद होती है, व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। तो अगर कोई भी कानून बनाए, अगर उस पर कोई किसी चीज़ को विधि अगर उसने गलत बना दिया या फिर संविधान के अनुरूप नहीं बनाई है, तो उसको जो है रिव्यू करने जो होता है, तो उसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली डिसाइडेड। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक फीचर कब डिसाइड हुआ था, कौन से केस में? तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें कौन से केस में हुआ था? ये हुआ था एल चंद्रा कुमार केस जो था, इसमें जो है डिसाइड हो गया था। 37 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो भारत भी एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो इसमें क्या होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए? धर्मों को प्रोत्साहन करना चाहिए, एकीकृत, हतोत्साहित या फिर तटस्थ रहना चाहिए। तो हमारा जो देश है भारत, तो ये पंथ निरपेक्षा का अर्थ इससे ये निकलता है कि भारत जो है तटस्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 13 का जो सब क्लॉज है 2 में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं कि संसद का एक अधिनियम, विनियमन, रूढ़ी या फिर संविधान संशोधन में से क्या जो है विधि में सम्मिलित नहीं किया गया? तो जो संविधान का संशोधन है ये जो है विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांतों में से जो है कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तो आप इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें जो आपका तत्व और सार का सिद्धांत है ये संबंधित नहीं है इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तो इसमें भी वही बात है, कौन सा नहीं है? तो इसमें छद्म विधायन का जो सिद्धांत है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी आच्छादन का सिद्धांत, अधित्यजन का सिद्धांत, पृथक्करणीय का सिद्धांत इसमें सम्मिलित है या फिर समाहित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता, किस सिद्धांत से संबंधित है? वही बात है कि जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता उसको अप्रत्यक्ष भी नहीं करना चाहिए। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है आभासी विधायन का सिद्धांत जो है उससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। तो वो कौन सा केस था? तो इसमें जो केस था वो आपका था गोलकनाथ बनाम पंजाब जो राज्य था, उसके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसने कहा कि ये एक विधि है। तो अगला देखते हैं। तो पहले, इससे पहले क्या था कि जो संविधान संशोधन था होता था उसको विधि के अंतर्गत नहीं माना जाता था, लेकिन जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान संशोधन है इसको भी अब विधि के अंतर्गत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह अभिनिर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना प्रेम्बल संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस बाद के न्यायाधिपति कौन थे? तो जिसने ये जो है जो फैसला किया था उसके वो जज कौन थे? तो ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो उसके जो जज थे वो कौन थे, उनका क्या नाम था? तो वो थे न्यायाधीश जो सुब्बा राव जो थे वो, उन्होंने इस पर डिसीजन दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं कि किस बात में यह अभी निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को भी लागू होता है। तो कौन से केस में ये बात आई थी? तो ये आई थी आपके धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत है? तो जो आपका रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का जो केस था, तो इसमें पृथक्करणीयता के सिद्धांत से ये संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है ये पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित बातों में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता? तो कौन सा बात था जिसमें कहा था कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता? तो ये आपके ऑप्शन जो बेहराम खुर्शीद पेशी काका बनाम बॉम्बे और विशेषर नाथ बनाम आयकर आयुक्त ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सभी में जो है कहा गया था कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें जो आपका समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये किस में आता है? ये आता है आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। 49 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है। किसको? केवल नागरिकों को या फिर गैर नागरिकों को भी, प्राकृतिक व्यक्तियों को भी, या प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को? तो इसमें किसको प्राप्त है? तो जो समानता का अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को यानी कि प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को ही प्राप्त है। ये क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग जो है 85 क्वेश्चन करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं? तो इसमें से जो आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये जो है केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। बाकी के आपके जो समता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दोहरे दंड से संरक्षण, ये जो है भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को ही प्राप्त हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा।